हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स डिस्कस कर रहे थे और हमने अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकाल लिया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस और अदर फैक्टर्स की वजह से जो टर्शरी एमीन है उस वो वीक बेस है एज कंपेयर टू अदर एमीन्स। पर ये अल्काइल ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। पर ये बात तो क्लियर हो गई थी कि जो सेकेंडरी एमीन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगी। तो सेकेंडरी एमीन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगी एलिफेटिक एमीन्स में। अमोनिया के कंपैरिजन में सारे एलिफेटिक एमीन्स, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस हो, ये तीनों एमीन्स के कंपैरिजन में अमोनिया वीक बेस है। यानी अमोनिया वीक बेस है और उससे स्ट्रॉन्ग बेस है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्काइल एमीन्स। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्काइल एमीन्स में से सेकेंडरी एमीन्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये पॉइंट आप माइंड में रखो। फिर एरोमेटिक एमीन्स जो है, एरोमेटिक एमीन्स का मतलब हुआ कि NH2 ग्रुप या नाइट्रोजन का जो एक वैलेंसी है, नाइट्रोजन की जो 3 वैलेंसी है उसमें से एक वैलेंसी, कम से कम एक वैलेंसी एरोमेटिक रिंग के साथ सेटिस्फाइड हो, एरोमेटिक कार्बन के साथ सेटिस्फाइड हो, तो वो एरोमेटिक एमीन हो गया। तो एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, एरोमेटिक एमीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एरोमेटिक रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है। तो एरोमेटिक एमीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक रिंग में रेजोनेंस में चला जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है। इस वजह से नाइट्रोजन पर जो ये लोन पेयर है वो ज्यादा स्टेबल हो गया, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। तो जो एरोमेटिक एमीन होता है वो ज्यादा वीक बेस होता है किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, हम अब तक जो कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं वो ये है कि जो एलिफेटिक एमीन है, एलिफेटिक एमीन जो है, ठीक है, अब एलिफेटिक एमीन में वो तीनों एमीन्स आ गई, RNH2, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगी किससे, अमोनिया से। और फिर अमोनिया से वीक बेस हो जाएगा एरोमेटिक एमीन, यानी जब एरोमेटिक रिंग से NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा। और ये अब इसको मैं क्या बोलूंगा, एरोमेटिक एमीन। दिस इज एरोमेटिक एमीन। तो एरोमेटिक एमीन वीक बेस है बेटा। अब और ये हमको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी एमीन हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस रहेगी प्राइमरी से भी, और सेकेंडरी एमीन हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस रहेगी टर्शरी एमीन से भी। ये सारे पॉइंट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जब आगे डिस्कस करते हैं तो जो हमारा फर्दर डिस्कशन है ये भी हम कर चुके हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हम ये जानते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। प्लस एम को कंफ्यूज मत किया करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आर। माइनस का मतलब, ठीक है, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, तो ये सब रहेगा यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस भी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। तो sp नाइट्रोजन, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NH है और RCH2NH2 है। तो इस लोन पेयर पर ये लोन पेयर है sp, ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज है। ये वाली नाइट्रोजन जो है, इस पे जो नाइट्रोजन है वो sp2 है
क्योंकि यहाँ पर वन लोन पेयर 1 सिग्मा है, यहाँ वन लोन पेयर और वन लोन पेयर है और 2 सिग्मा है। एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी तो सिग्मा है, और ये sp3 नाइट्रोजन है। यानी इस कंपाउंड में ये साइनाइड है, ये साइनाइड है, ये इमीन है और ये एमीन है। तो इसमें sp नाइट्रोजन है, इसमें sp2 नाइट्रोजन है, इसमें sp3 नाइट्रोजन है, और ये लोन पेयर है। यानी यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो नाइट्रोजन है वो sp है, यहां पर ये वाली जो नाइट्रोजन है वो sp2 है, और यहां पर ये जो नाइट्रोजन है वो sp3 है। तो sp नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पर जो s परसेंटेज है नाइट्रोजन के अंदर वो यहाँ 50% है, यहाँ 33.3% है, क्योंकि sp2 है तो sp2 है तो 3 है, 1s और 3p, और sp2 में से 1s है और 2p है, तो 33.3% s करेक्टर है, और ये sp3 में 25%, तो ये s करेक्टर का परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट रहेगा। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, sp नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट रहेगा, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट रहेगा, मतलब वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ रहेगा, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ रहेगा, या नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पे ज्यादा रहेगा, और ये फिर कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि s परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब वो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो sp लोन पेयर है बेटा, sp लोन पेयर है। ये वाला जो लोन पेयर है वो sp2 लोन पेयर है, यानी sp लोन पेयर है, ये sp2 लोन पेयर है, ये sp3 लोन पेयर है। तो ये वाला लोन पेयर हार्डली रिलीज होगा, ये वाला लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा। ये नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के कंट्रोल में ज्यादा है, यानी नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के इफेक्ट में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो s परसेंटेज जितना ज्यादा होता है किसी ऑर्बिटल में, वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतना ज्यादा क्लोज होता है। तो इसीलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी वो सबसे ज्यादा sp3 नाइट्रोजन की रहेगी। यानी अगर इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ पूछे तो मैं इसको a से डिनोट कर देता हूं, मैं इसको b से डिनोट कर देता हूं, c से, यानी साइनाइड इमीन, a साइनाइड है, b इमीन है और c अमीन है। ठीक है, तो जो a वाला होगा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस b होगा, और b से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड c होगा, सॉरी बेस। ठीक है, तो साइनाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस इमीन, इमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस अमीन, तो ये हो जाएगा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी हमने बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर ली, और ये फिक्स है कि स्टेरिक हिंड्रेंस से बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, इसीलिए टर्सरी एमीन और ऑर्थो एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन्स वीक बेस होती है, जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ऑलरेडी डिस्कशन में आ चुका है। अब कुल मिला के हम यहाँ पर एमीन्स को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एलिफेटिक एमीन RNS2, एलिफेटिक एमीन जिसको हम RNS2 कहते हैं, और एरोमेटिक एमीन जिसमें एनिलीन आ गया। तो इनके बारे में तो अपन डिस्कस कर चुके ही हैं, आपको मालूम है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है NH3 के कंपैरिजन में, और फिर एरोमेटिक एमीन। अब क्वेश्चन आ रहा है, अब इसके अलावा कौन से एमाइड, चलो हम एमाइड को देखते हैं। तो जो एमाइड होता है बेटा ये वाला होता है, RNS2 R ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये, तो ये एमाइड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये RCNS2 और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा,
इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नाइट्रोजन ले लेगा। अब तो इतना अपन पढ़ चुके हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब तक तो आपको बनाने आ जाने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो बेटा आप अपना सेल्फ एनालिसिस करो कि इतने टाइम तक आपने क्या किया है। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अब यहां पर ये इसका पाई बॉन्ड हो गया, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ है, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन जाएगा और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एमाइड जो होता है वो इन सबसे भी वीक बेस होता है, इन सबसे भी वीक बेस होता है। यानी एमाइड बहुत ज्यादा वीक बेस है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो एमाइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एरोमेटिक एमीन से भी कम है, यानी RCONS2 यहां आएगा। क्यों आएगा? रीजन ये है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहा है और नाइट्रोजन का लोन पेयर एक तरह से ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो गया। देखो यहाँ नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर है, ऑलरेडी होते ही हो तो 2 तो, और यहाँ 2 तो हो गए और इस नेगेटिव का एक और आ गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। यानी मेरे पास मेरे जेब में जो पर्स है, ठीक है, अब मैंने अपने जेब का पर्स निकाल के और अब से किसी रेसलर, किसी पहलवान के जेब में डाल दिया, तो जो मेरे को लूटने आ रहा था, जो मेरे से पर्स मांगने आ रहा था, अब वो हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि मेरा पर्स मैंने सेफ्टी में दे दिया। किसको दे दिया? एक मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को मैंने दे दिया हिफाजत के लिए। ठीक है कि भाई ये मेरा पर्स है, तू रख, ये सामने वाले मेरे को लूटने आ रहे हैं, मेरा पर्स मांगने आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मैं अगर थोड़ा वीक हूं और मेरा जो पर्स है वो मैंने अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को दे दिया जो मेरे से बॉन्डेड है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो अब उससे लेने में उनको प्रॉब्लम आएगी। तो वही वाली चीज है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन की जगह किस पर शिफ्ट हो जाता है, किसके साथ रेजोनेंस हो जाता है? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, किससे? नाइट्रोजन से। तो एमाइड सबसे ज्यादा वीक बेस होता है। तो इन सब में एमाइड सबसे ज्यादा वीक बेस हो गया। एक देखो इमिडीन जो 4th वाला आ रहा है, तो इमिडीन क्या होता है ये देखो बेटा। अब ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या होता है ये मैंने अपने डिस्कशन में इसलिए जोड़ा है कि ये हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? ये हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक्चुअल में ये तो सीक्वेंस हो गया, इसका मतलब एलिफेटिक एमीन, अमोनिया, एरोमेटिक एमीन और एमाइड। एमाइड सबसे ज्यादा वीक बेस है, तो सीधा लिखोगे एमाइड वीक बेस इसीलिए है क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर C डबल बॉन्ड होके ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज हो रहा है और मतलब ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज हो रहा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो एमाइड सबसे मुश्किल से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इमिडीन्स क्या होता है? एमिडीन्स, सॉरी। तो सबसे पहले मैं एमिडीन्स की बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं एमिडीन्स। एमिडीन्स ये होते हैं बेटा, CnH2। अब कहीं इस फंक्शनल ग्रुप को एमिडीन्स बोलते हैं। मैंने पहले कहा है हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाता है। अब एक तरफ तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी आपने कहा sp3 और sp2, तो sp3 ज्यादा इजीली लोन पेयर देगा किसके कंपैरिजन में? sp2। बिल्कुल वो अपनी जगह बात स्टैंड करती है, लेकिन हमारे को कभी ये नहीं भूलना चाहिए ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये रूल तो हमेशा सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगा। अगर कोई चीज बन रही है और वो स्टेबल है तो वो जल्दी बनेगी। कोई भी मॉलिक्यूल कभी भी जब 2 डिफरेंट रिएक्टेंट स्पीशीज रिएक्ट करती हैं
तो इस तरह से रिएक्ट करती है कि उनका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखो बेटा, यहां पर जो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो sp2, ये यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, ये क्यों करता है अभी क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर कंसेप्ट कर दूंगा मैं। तो इसीलिए तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये एक्सेप्शन है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहां पर बोर्ड में तो ये दूर दूर तक कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये इमीडियंस हो गया, और इमीडियन में ये प्रोटॉन एक्सेप्टर ये वाली नाइट्रोजन होती है। रीजन क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये बनता है तो ये तो हो गया, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया इसने यहां पर, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये क्या है प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन से होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। और प्रोटॉन एक्सेप्ट करते ही ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कंजुगेट बेस। क्या बन गया, कंजुगेट बेस। दिस इज आवर कंजुगेट बेस, ये हमारा कंजुगेट बेस बन गया। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ और ये मेरा हमारा कंजुगेट बेस बन गया, ये कंजुगेट बेस बन गया, ठीक है। अब ये कंजुगेट बेस बना। अब ये अगर ये कंजुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है तो बहुत जल्दी बनेगा। अगर ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है बेटा, कंजुगेट बेस अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी बनेगा, क्योंकि ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो होता क्या है, जब ये प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करके ये वाली स्पीशीज बनती है तो ये जो है ये नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो इस ब्लू बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो इधर जाएगा, तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर सपोज करो ऐसा होता मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, और फिर ये बॉन्ड इधर जाता तो नेगेटिव चार्ज आता, और ठीक है जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, एरिया पॉजिटिव आ जाता। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये वाला यहां तो ऐसा है नहीं, यहां ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, तो ये पाई बॉन्ड वीक होता है, ये खिंच के इधर चला जाएगा, खिंच के इधर चला जाएगा, तो ये नाइट्रोजन अपने आप को न्यूट्रल कर देगा, तो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया। क्यों हो गया, और ये जो ब्लू डॉट कर रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और अब क्या हो गया, दोनों NH2 आ गया। लेकिन जैसे ही ये नाइट्रोजन इधर आया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इधर आ गया, ये जैसे इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा और बॉन्ड यहां बन जाएगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आया, तो इसके दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इस कंजुगेट बेस के क्या हो गए, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब जब दो इक्विवेलेंट इस कंजुगेट बेस है, ये पूरा कंजुगेट बेस है, तो ये जो कंजुगेट बेस है, अगर मैं इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, फर्स्ट और सेकंड, यानी मैंने क्या बताया, ये जो इमिडियंस है, इमिडियंस का नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ नाइट्रोजन का लोन पेयर गेन करता है, और ये बन गया। अब ये बनते ही क्या हो गया, ये जो कंजुगेट बेस ये जो बना ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों है, क्योंकि इसके दो क्या बन गए, इसके दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। याद करो, आप कार्बोक्सिलेट आयन में भी ऐसा ही हुआ था, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई थी। तो ये देखो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, तो इस वजह से इमिडियंस जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो यहां मैंने फर्स्ट लिखा एलिफेटिक एमीन, सेकंड एरोमेटिक एमीन, उसका एग्जांपल है एनिलीन, थर्ड एमाइड्स और फोर्थ इमिडियंस। तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लिया है मैंने, फोर्थ वाला। उसके बाद फर्स्ट वाला एलिफेटिक एमीन, ये रहा एलिफेटिक एमीन, उससे वीक अमोनिया, उससे वीक एरोमेटिक एमीन, उससे वीक एमाइड। तो अब आपको एक सीक्वेंस समझ में आ गया। वैसे सबसे ज्यादा काम का सीक्वेंस तो ये है,
इमीडियन मैंने आपको एक एडिशनल पॉइंट बताया है, ठीक है, कि कहीं आपको अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इमीडियन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते ही यही हैं जो मैंने आपको बताया। ऑर्गेनिक के 4 नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, एलिफेटिक एमीन होती है, एरोमेटिक एमीन्स होती है, एमाइड्स होते हैं और इमिडीन्स होते हैं। और ये तीनों तो फ्रीक्वेंटली काम आते हैं। इमिडीन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया ताकि आपको मालूम पड़े कि टोटल 4 हैं, उसमें से इमिडीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हम आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके रखना। मैं होप करता हूं आपने सॉल्व करके रखे होंगे और अब आप अपने आंसर मैच करो। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं और जिन्होंने नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो सीधा एग्जाम में ही करेंगे अब, ठीक है। C6H5NH2, C2H5NH2, C2H5NH2। अब देखो इसके अंदर मैंने साफ कहा था कि सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं नंबर डाल देता हूं बेटा ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। फर्स्ट इसको बोल रहा हूं मैं, सेकंड इसको बोल रहा हूं मैं, थर्ड इसको बोल रहा हूं, फोर्थ इसको बोल रहा हूं। और क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चन करते वक्त डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब हम सर्कल के अंदर, आप एग्जाम में भी ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिनोट करके कर सकते हैं। तो अब देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि थर्ड वाला सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पहले एलिफेटिक एमीन्स को देखेंगे अपन, पहले कौन सा, फिर आ जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि ये दोनों तो हमारे एलिफेटिक एमीन्स हैं। और मैंने अभी अभी बताया कि एलिफेटिक एमीन्स हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अमोनिया, और उसके बाद फर्स्ट है जो कि एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन है। तो इसका ये आंसर है जो बहुत ही इजी है, बुक का क्वेश्चन था और ये आप आराम से कर सकते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यूज, तो हम क्या कर देते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज। तो मैंने आपको बताया था जो पीकेबी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ है। पीकेबी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ है, जिसकी बेसिक यानी लोअर पीकेबी हायर बेसिक स्ट्रेंथ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें हमको ये देखना है, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये हो गया मेरा, मैं लिख रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो केबी वैल्यू इंक्रीज होगी और पीकेबी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो मेरे को यही तो पूछा है, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ पीकेबी। तो सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे, पहले क्वेश्चन इस तरह से जमा दो, ये लिख लो। अब अपन को बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, तो अब मैं वापस इसको डिनोट कर देता हूं, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट वाला है एलिफेटिक एमीन, सेकंड वाला हो गया एरोमेटिक एमीन C6H5 है, थर्ड वाला सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन्स, फिर एरोमेटिक एमीन प्राइमरी। तो सबसे पहले एलिफेटिक एमीन्स, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो सबसे ज्यादा वीक स्ट्रॉन्ग बेस तो ये होगा क्योंकि ये वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन है और मैंने आपको बार बार कहा है सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो कोई, अब आपको मैंने भले आपको पिछली क्लास जो पढ़ाई थी उसमें थोड़ा बहुत परेशानी आई थी, पहली क्लास में बच्चे कुछ परेशान भी हो रहे थे कि सर अजीब सा कंसेप्ट है, लेकिन उन क्लासेस को देखने के बाद अब आप कंफर्ट फील कर रहे हो। लेकिन जो नखरे करता रह गया और क्लास को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाया तो उसके लिए फिर अब प्रॉब्लम ही है।
ध्यान दो बेटा, ये थर्ड सबसे ज्यादा अच्छा हो गया, वी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब देख लो, ये C2H5 है, तो फिर ये आ जाएगा फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड तो एलिफेटिक है, तो सबसे पहले एलिफेटिक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब सेकंड और फोर्थ एरोमेटिक एमीन है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड में ये मिथाइल ग्रुप, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो ये सेकंड और थर्ड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेकंड। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेकंड। क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि C6H5NH CH3 है, तो C6H5NH या ये एरोमेटिक एमीन है, और ये C6H5NH2 ये भी एरोमेटिक एमीन है। तो एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन और अमोनिया से वीक बेस ही होते हैं। अब इसमें NH2 का इस NH2 का एक हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस हो गया। CH3 कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है, +I, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ये CH3 बढ़ा देगा, इस वजह से सेकंड आ जाएगा। और फोर्थ सबसे बड़ा, तो ये सबसे ज्यादा वीक बेस, और फिर ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो पीकेबी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं इसको ये हटा देता हूं, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो यू बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, केबी वैल्यू इंक्रीज, और पीकेबी वैल्यू डिक्रीज, यानी पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी और पीकेबी वैल्यू सबसे कम इसकी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, C6H5NH2 और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देख लें। तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला एरोमेटिक एमीन। सेकंड वाला क्या है, एरोमेटिक एमीन, और साथ में थर्ड वाला, सेकंड वाला एरोमेटिक एमीन है, और लेकिन नाइट्रोजन पर फर्स्ट और सेकंड दोनों एरोमेटिक एमीन है, लेकिन सेकंड वाले में नाइट्रोजन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और ये वापस सेकेंडरी एमीन। तो ये तो हमको आंखें मीच के, अब तो बहुत सिंपल सामने नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यही होने वाला है। तो अब बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लेता हूं। तो बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं। जो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर होते हैं वही केबी की वैल्यूज होती है, और पीकेबी की इनवर्स चली जाती है। सबसे पहले एलिफेटिक एमीन्स, ये दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों एलिफेटिक एमीन है, ये दोनों एरोमेटिक एमीन है। ये एलिफेटिक एमीन है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इनमें तो दोनों में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस एरोमेटिक रिंग के अंदर, इन एरोमेटिक रिंग के अंदर इन नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर डिलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो ये दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। उससे कम कौन सी हो गई, फोर्थ हो गई। अब बात रही इन दोनों की। अब इन दोनों में सेकंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। वो बोलते हैं कि सर आपने कहा था कि टर्टरी एमीन्स वीक बेस है, तो ये भी तो टर्टरी एमीन है, तो ये वीक बेस होनी चाहिए। तो मैं क्लियर कर दूं यहां पर अगर एरोमेटिक के सिचुएशन आ जाए तो जो अगर मैं सेकंड वाले का स्ट्रक्चर बना रहा हूं उससे मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। ये है मेरा सेकंड वाला, यही है ना सेकंड वाला। तो ध्यान दीजिएगा, C6H5 NCH3, ठीक है, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब क्या होता है, ये जो एरोमेटिक रिंग है ना, ये स्टेरिक इंडेक्स नहीं डाल पाती है। अब आप बोलोगे ऐसा क्या है, तो बेटा हमको शुरू से मालूम है कि जो एरोमेटिक रिंग होती है फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर है, चादर की तरह, प्लेट की तरह फ्लैटेड स्ट्रक्चर है। तो ये एज गुड एज सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन की तरह हो गई, क्योंकि ये वाला जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, ये रिंग कभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं डालेगी। रिंग अपना खुद का, रिंग के खुद का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? रिंग के खुद का स्टेरिक हिंड्रेंस इसीलिए नहीं होता है बेटा क्योंकि रिंग खुद प्लेनर स्ट्रक्चर है, जैसा मेरा ये हाथ है, ठीक है, और उल्टा एक प्लेटफॉर्म आ गया, एक तरह से ये मेरा जो हाथ है ये रिंग है, ठीक है ना, तो जो और बढ़िया प्लेटफॉर्म आ गया, और साथ में ये जो ब्लैक मार्कर है ये लोन पेयर है, ये नाइट्रो, ये मेरा हाथ नहीं है, रिंग है, तो रिंग तो बिल्कुल प्लेनर है, तो ये और जो लेने आ रहा है उसको और प्लेटफॉर्म मिल गया, लेके चला गया, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो खाली स्टेरिक हिंड्रेंस दो नाइट्रो CH3 ग्रुप का है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का जो कंसेप्ट है वो यहां अप्लाई नहीं होगा क्योंकि रिंग का स्ट्रक्चर फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं दूसरा भी बना दूं तो दूसरे अगर एक और रिंग होती तो ये हो जाता, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, तो फ्लैट स्ट्रक्चर होने की वजह से एरोमेटिक रिंग का नाइट्रोजन के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस कंसीडरेशन में नहीं आता है, इसीलिए ये इसमें अब ये दो मिथाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तो इस वजह से ये सेकंड ज्यादा बेसिक हो जाएगा फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट में दोनों हाइड्रोजन है जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, या बाकी तो कॉमन है C6H5N है, C6H5N है, या दो हाइड्रोजन है लेकिन दोनों हाइड्रोजन न तो नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं न बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों मिथाइल ग्रुप बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर ये फ्लेटेड स्ट्रक्चर है तो स्टेरिक हिंड्रेंस भूल जाओ फिर यहाँ पर, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस में मैंने आपको बार बार कहा है कि वो चारों तरफ से जब तक कवर नहीं है तब तक वो स्टेरिक हिंड्रेंस की सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, तवज्जो नहीं देना है उस केस में। अब आता है बेटा ये देखो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा रखा है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप क्या है बेटा, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, टॉलुडीन, तो देख लो, तो यहां पर मेरा हो गया ये पेरा नाइट्रो, उससे ज्यादा एनिलीन, उससे ज्यादा टॉलुडीन। अब इसके बारे में मैं क्या ज्यादा डिस्कस करूं, बहुत डिस्कस कर चुके हैं बेटा हम, ठीक है। तो बेसिक ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखो ये C6H5NH2, और अब यहां पर ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों तो हैं एरोमेटिक एमीन, फर्स्ट और सेकंड दोनों तो हैं एरोमेटिक एमीन, और ये जो थर्ड जो है एलिफेटिक एमीन है, क्योंकि यहां जो NH2 ग्रुप है वो CH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर ये जुड़ा हुआ है, तो अब क्या हो गया कि एलिफेटिक एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाऊं तो बहुत सिंपल सी बात है, एलिफेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में नहीं होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर एरोमेटिक रिंग में डीलोकेलाइज होगा और ये भी होगा, लेकिन अब यहां पर ये प्लस आई ग्रुप है, तो ये यहां पर ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो इसीलिए सेकंड यहां आ जाएगा ये वाला, क्योंकि इसकी वजह से इस प्लस आई, और यहां दोनों हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे दोनों हाइड्रोजन है जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आ गया जो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, तो सिंपल सा फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, ये आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन बुक के ही लिए हुए हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं। बेसिक स्ट्रेंथ अगर आप देख लो, ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। अब इसकी केमिकल रिएक्शन में पहला रिएक्शन तो मैंने आपको बेसिक नेचर वाला बता दिया। अब हम अगर आप डिस्कस कर रहे हैं आगे तो एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है? एसाइलेशन का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप हम इसको बोलते हैं, दिस इज
एसाइल ग्रुप, दिस इज एसाइल ग्रुप, CH3CO एसाइल ग्रुप। तो ये एसाइलेशन हुआ, ये एसाइल ग्रुप हुआ। और अब मैंने इसमें क्या हुआ, अगर मैं NH3 की रिएक्शन, ये NH3 का रिएक्शन CH3COCl से कराता हूं, CH3COCl से कराता हूं, तो NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो मैं इसको लुईस बेस भी बोलूंगा, मैं इसको न्यूक्लियोफाइल भी कह सकता हूं, और कह सकता हूं क्या है वो, ये पाई बॉन्ड है। अब ये यूं चला जाए, अब ये क्या हो जाएगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, और यहां अटैक करेगा तो NH2 C CH3 Cl O नेगेटिव, और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, इस H+ आयन को रिलीज कर देगा, इस H+ आयन को छोड़ देगा, और इधर से ये Cl- निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3CONH2 और HCl बन जाएगा। तो अपन क्या करें, अपन इसको ऐसे नहीं देखें रिएक्शन को, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, होता यही है, लेकिन क्या करना है हमारे को, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे हमने SN1 और SN2 में किया था। तो इसमें क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये इधर से H+ निकलेगा, ये Cl- निकल जाएगा, Cl- निकलते ही क्या हो जाएगा, और इधर से जैसे ये गया, तो मैं इसको थोड़ा इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो पहले किया उसको इग्नोर कर दो, चलो ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। चलो Cl- निकल गया, भाई न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, Cl- निकल गया, जैसे एल्काइल हैलाइड में किया था ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, Cl- उधर चला जाता है, तो ये हो गया। अब इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H+ आयन रिलीज कर देगा, तो NH2CO CH3 है, और ये H+ निकल के Cl- से कंबाइन करके एमाइड बन जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। तो मैं अगर सिंपली, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ये चीज आपको एग्जाम में तो सीधा रिएक्शन पूछेंगे बेटा, ठीक है, ये तो मैंने इसलिए बताया कि आपको ध्यान हो कि यहां एमाइंस अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब वापस देखते हैं हम इसको, CH3COCl NH2, ये NH2 ध्यान देना ना, तो ओवरऑल रिएक्शन तो ये हुआ। अब हमारे को इस रिएक्शन से मतलब है, अब आप बोलोगे सर पहले वो क्यों बताया, वो इसलिए बताया कि आपको मालूम पड़ जाए कि वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SM रिएक्शन है। कल को आपको कोई एग्जाम में पूछ ले कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का नाम बताओ, तो अब आप बता सकते हो ना कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर रिएक्शन हम एग्जाम में डायरेक्ट ही करेंगे। तो ये CH3CONH2 एमाइड बन गया और HCl बाय प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। अब अगर मैं, इसका नाम है इथेन एमाइड, क्या नाम है बेटा इसका, इथेन एमाइड। मेन रिएक्शन हमको ये ध्यान है। अब अगर इसके जगह मैंने ये प्राइमरी एमीन ले लिया RNH2, तो ये R आ जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा N एल्काइल इथेनेमाइड, N एल्काइल इथेनेमाइड। और अगर मैंने इसकी जगह सेकेंडरी एमीन ले लिया तो बन जाएगा NN डाई एल्काइल, NN डाई एल्काइल इथेनेमाइड, और ये नाइट्रोजन का हो गया।
तो NN डाई एल्काइल इथेनेमाइड बन जाएगा। तो ये वाले रिएक्शंस में क्या हुआ, कौन सा ग्रुप अंदर आया है ये, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप, इसीलिए इस रिएक्शन को एसाइलेशन बोलते हैं। और ये रिएक्शन जनरली किसकी प्रेजेंस में होते हैं, pyridine की प्रेजेंस में होती है। pyridine क्या होता है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन होती है pyridine, PYRIDINE। pyridine का फॉर्मूला होता है C5H5N। ये बढ़िया बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है बेसिकली। ये स्ट्रॉन्ग बेस है जो अपन ने बात, तो ये दोनों रिएक्ट करके और सॉल्ट बना देते हैं। तो अब ये HCl जो है वो वापस रीरिएक्ट इससे नहीं करेगा, तो हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहेगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहेगा, ली चार्टले प्रिंसिपल। यानी ये रिएक्शन हम pyridine की प्रेजेंस में करते ही इसीलिए हैं, ठीक है, क्योंकि pyridine क्या करता है, इस HCl को रिमूव करता चलता है। तो उससे क्या होता है, ये HCl वापस इससे रिएक्ट नहीं करता है, तो रिएक्शन बैक साइड में नहीं जाएगी। और amines also react with benzoyl chloride। तो benzoyl chloride मतलब क्या होगा, यहां आप क्या कर दो बेटा, यहां हम क्या लगा दें, C6H5 COCl। तो अब ये बेंजोइल क्लोराइड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड C6H5। और यहां पर वही हो गया, तो ये आ जाएगा C6H5। और अगर यहां दोनों जगह HH है तो ये बन जाएगा बेंज एमाइड। क्या बन जाएगा ये, दिस इज बेंज एमाइड, बेंज एमाइड। और अब अगर यहां एल्काइल एक आ गया तब इसका नाम हो जाएगा एन एल्काइल बेंजेमाइड, एन एल्काइल बेंजेमाइड। अगर दो R ग्रुप आ गए तो इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई एल्काइल बेंजेमाइड, एन एन डाई एल्काइल बेंजेमाइड। तो ये हो जाएगा। और इसमें ये इन रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक रिएक्शन आती है जो बुक में तो नहीं है लेकिन ये सेम रिएक्शन ही है, जिसको हम शॉर्टन-बोमन, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, बोमन्स रिएक्शन बोलते हैं, वो है ये शॉर्टन-बोमन्स रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन जो है वो ये है, बेंजोइल क्लोराइड की है लेकिन एरोमेटिक के साथ, एरोमेटिक यानी एलिनिन के साथ, एरोमेटिक एमीन्स के साथ। तो ये हो गया हमारा एनिलीन और ये हो गया हमारा बेंजोइल क्लोराइड। तो जब बेंजोइल क्लोराइड और ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये HCl निकल जाता है, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O NHC6H5 प्लस HCl, वही pyridine की प्रेजेंस में होगा तो pyridine इसको खा जाएगा, किसको, HCl को। तो ये HCl न रहेगा न इसको डिस्टर्ब करेगा। अब ये बेंजोइल क्लोराइड है और ये क्या है, C6H5 है, तो इसका नाम हो जाएगा एन फिनाइल बेंज एमाइड। इस रिएक्शन को शॉर्टन-बोमन रिएक्शन भी कहते हैं, पर ये शॉर्टन-बोमन नेम रिएक्शन है, पर ये एनसीईआरटी बुक के अंदर ये रिएक्शन मेंशन नहीं है। तो ये हमने एसाइलेशन देखा। What do you think is the product of the reaction of amines with carboxylic acid? क्या आप इस रिएक्शन को कर सकते हो? थिंक करो, पोस्ट करके करो। देखो, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये पढ़ा चुका हूं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जब ये एसिड है तो मैंने इसका रिएक्शन आपको अमोनिया के साथ बताया था। तो ये तो एसिड हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया और NH3 प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया और अमोनियम सॉल्ट बन गया, अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन बन गया बेटा।
अब ये अमोनियम कार्बोऑक्सिलेट आयन को जब हम हीट करते हैं तो बन जाता है RCONH2 प्लस H2O। ठीक है, तो बस यही रिएक्शन यहां आ जाएगी और अच्छे से हो जाएगी। RNH2 है तो ऊपर वाली रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी कि नीचे वाली? नीचे वाली। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन धीरे धीरे खींचेगा, ये प्रोटॉन और ज्यादा तेजी से खींचेगा, क्योंकि एलिफेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है NH3 से। तो ये जैसे अमोनियम कार्बोऑक्सिलेट बना तो यहां पर NH2 की जगह ये NH3 आ जाएगा और एक एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा N एल्काइल अमोनियम कार्बोऑक्सिलेट। जैसे इसका नाम है अमोनियम कार्बोऑक्सिलेट, इसका नाम है अमोनियम कार्बोऑक्सिलेट, और इसका नाम हो जाएगा N एल्काइल अमोनियम कार्बोऑक्सिलेट। अब जब हम इसको हीट करेंगे बेटा, तो जैसे यहां से वाटर निकल के ये बन गया, तो यहां पर भी वही होगा, वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा N एल्काइल। इस कंपाउंड का नाम है बेटा N नाइट्रोजन पर, ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला एल्काइल ग्रुप N एल्काइल, ये वाला एल्काइल ग्रुप पहले N एल्काइल, अभी मिथाइल है तो N मिथाइल, इथाइल है तो N इथाइल, और ये क्या है? एमाइड, एल्केन एमाइड। तो इसका IUPAC नेम होता है N एल्काइल एल्केन एमाइड। तो ये बुक के अंदर, बुक में लिखा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एमीन्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलो हम आगे देखते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कार्बिल-एमीन रिएक्शन। कार्बिल-एमीन रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं बेटा। कार्बिल-एमीन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। और हाँ, मैं ये देख रहा हूं कि अभी करीब 50 मिनट की क्लास हो गई है, तो मैं इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बिल-एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, नाइट्रस एसिड से ये कैसे रिएक्शन करता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।